एग्ज़ाम देते हैं जिसमें लगभग 5 से 6 लाख बच्चे कॉमर्स का एग्ज़ाम देते हैं और क्लास 12th के अंदर सिर्फ इतने ही कम बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा 95 प्लस की नहीं, 100 मार्क्स की, यानी कि बिल्कुल ऐसी वो इम्पॉर्टेंट बातें जो कई बच्चे एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं जिसकी वजह से 1 या 2 नंबर कटते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए अब ध्यान रखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप। तो देखो बच्चों, जब हम पार्टनरशिप चैप्टर के क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें सबसे पहले जब भी आपको कोई परसेंटेज दी हो, जैसे कोई रेट दिया हो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो आप हमेशा उस परसेंटेज के आगे ये देखो कि क्या वो पर एनम के साथ दिया है या नहीं। आमतौर पर बच्चे यही गलती करते हैं, जल्दबाजी में परसेंटेज देखी, पर एनम वर्ड पर फोकस नहीं करा, और आप जानते हैं कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि परसेंटेज आपने देखी, पर एनम वर्ड नहीं देखा, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है। उसी तरह दूसरी चीज़, जब भी आपको ड्राइंग्स की विड्रॉल डेट नहीं दे रखी तो आप बच्चों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय 6 महीने का ही इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये कब होता है? जब आपको रेट पर एनम दिया होगा। तो इसीलिए रेट के आगे पर एनम है कि नहीं, ये पहली वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना होगा। इसी तरह दूसरी चीज़, जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोलता है पार्टनरशिप का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो एप्रोप्रिएशन वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है या चार्ज। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन ने किसी भी आइटम के लिए, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कुछ भी हो, उसके लिए अगर उसने स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये तो एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो दैट मीन्स ट्रीटमेंट बदल जाएगा, फिर हमें पे करना पड़ेगा चाहे लॉस भी क्यों ना हो रहा हो। तो अगर बच्चे ने वो चार्ज वर्ड नहीं पढ़ा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कहीं एप्रोप्रिएशन या चार्ज वर्ड तो नहीं है, उसको अंडरलाइन करना है। इसी तरह सेम लॉजिक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देख सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ये एक चार्ज है, तो हमें वो पूरा पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर हम उसको एक एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करेंगे। अगली चीज़, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब बच्चे कैलकुलेट तो करना जानते हैं, पर इसकी जर्नल एंट्री में कई बच्चे अभी भी कंफ्यूज होते हैं या एग्जाम में गलत करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा लोन अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट साइड पर पोस्ट किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये भी एक छोटी सी मिस्टेक है जो गड़बड़ हो जाती है। इसी तरह आपको कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकालना हो तो ये ध्यान रखें कि आपको कैपिटल कहीं क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं दे रखी, क्योंकि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ये भी एक ऐसी मिस्टेक है जो काफ़ी बच्चे कर देते हैं। पूरा पेपर ठीक करा पर एक क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी और जल्दी जल्दी में ओपनिंग कैपिटल निकालना भूल गए तो फिर गलत हो गया। तो ये भी मिस्टेक का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालते समय कभी भी ड्राइंग्स दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं या लॉस दे रखे हैं बैलेंस शीट के अंदर, तो इनको कभी भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। इस पर स्पेसिफिक क्वेश्चंस करवाए गए हैं आपको कि अगर बैलेंस शीट में मान लो ड्राइंग्स नज़र आ रही है, बैलेंस शीट में आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस नज़र आ रहा है, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को निकालते समय फॉर्मूले में, फिर से मेरी बात सुनना, फॉर्मूले में आप ड्राइंग्स को नहीं ऐड बैक करोगे क्योंकि वो बैलेंस शीट में ऑलरेडी दे रखी है। इस पर क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं। ये भी बात बच्चे कई बार भूल जाते हैं। उन्हें फॉर्मूला याद होता है, वो ले ड्राइंग्स ऐड कर दी, ले प्रॉफिट माइनस कर दिया। जबकि अगर ड्राइंग्स या प्रॉफिट बैलेंस शीट में गिवन होगा तो फिर वो आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। इसी तरह पास्ट एडजस्टमेंट का जब क्वेश्चन आता है, हमेशा हैबिट डालो, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में चेक करो कि आपको कैपिटल फिक्स्ड दे रखी है कि फ्लक्चुएटिंग। क्योंकि अगर फिक्स्ड कैपिटल दे रखी होगी फिर उस केस में आपको जर्नल एंट्री करते समय पार्टनर्स के करंट अकाउंट को यूज़ करना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी होगी तो फिर आप कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल करोगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। इसी तरह गारंटी के अंदर जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसे हमेशा वो अमाउंट दिया जाएगा, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट कम हो या फर्म को नुकसान भी क्यों ना हो रहा हो। तो ये भी क्वेश्चंस के अंदर हमने कवर करा है, पर इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर देखो, इसके बाद बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, गुडविल का एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चों, जब आप गुडविल को कैलकुलेट करते हो तो एक चीज़ तो हर बच्चे ने रट रखी है, सर अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो ऐड कर देंगे,
एबनॉर्मल गेन होगा तो डिडक्ट कर देंगे, राइट। तो आप एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल गेन्स को तो रिवर्स कर देते हो, ये सब बच्चे ने रट रखा है कि एबनॉर्मल लॉस है तो जोड़ दिया, एबनॉर्मल गेन है तो घटा दिया। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया और उसने आपको नॉर्मल गेन दिया हो या नॉर्मल मतलब एक्सपेंस दिया हो या कोई नॉर्मल इनकम दी हो तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस दे रहा है या नॉर्मल इनकम दे रहा है तो आपको उसे कोई ऐड बैक या रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेंस है तो उसको नॉर्मली डिडक्ट करो, नॉर्मल इनकम है तो उसको ऐड करो, उन्हें उल्टा ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस के अंदर करवाया जाता है, पर बहुत कम बच्चे एग्जाम तक इसको याद रख पाते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एबनॉर्मल गेन है तो आप उसको माइनस करते हो, एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड करते हो, यानी कि उल्टा कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। लेकिन अगर वही चीज़ नॉर्मल है, कोई नॉर्मल एक्सपेंस है तो माइनस करो, नॉर्मल इनकम है तो ऐड करो, ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देन अगेन जब आप शेयर्स निकालते हो, खासकर रेशो के क्वेश्चंस में, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, तो उसमें आपको फ्रॉम या ऑफ वर्ड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आपके आंसर्स का निकालने का तरीका बदल जाएगा। अगर आपकी लैंग्वेज है ऑफ तो आपको पता होगा कि हम फिर पर्टिकुलर पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकालते हैं। कई बार लैंग्वेज के अंदर होता है फ्रॉम, तो फिर हमें डायरेक्टली शेयर को सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकालना पड़ेगा, तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। देन इसके बाद जब हम सैक्रिफाइसिंग शेयर्स कई बार कैलकुलेट करते हैं, खासकर एडमिशन के अंदर, तो हो सकता है किसी पार्टनर का आंसर नेगेटिव में आ जाए। तो नेगेटिव में आने का मतलब है उस पार्टनर ने गेन करा है, तो उससे होगा क्या कि गुडविल की एंट्री के अंदर आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बारीकी है, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं साइन नेगेटिव तो नहीं आ रहा या गेन पार्टनर तो नहीं बन रहा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ दिखाता हूँ, सबसे बड़ी गलती कई बार बच्चे करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लैंग्वेज लिखी होगी कि मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाय 10,000, ये एक अलग बात है, या लैंग्वेज लिखी होगी मशीनरी इज इंक्रीज्ड टू 10,000, दोनों में अंतर है, दोनों में वैल्यूज अलग आएंगी रिवैल्यूएशन में। तो आपको इंग्लिश में ये भी पढ़ते समय ध्यान रखना है कि वो टू बोल रहा है कि बाय बोल रहा है। इसके बाद डेथ के अंदर बहुत ही बारीक पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कैश पेड। जो पार्टनर मर गया उसके बारे में क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमने उसको इमीडिएटली कैश पे करा। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कैश हमेशा डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को किया जाता है, इसीलिए कैश पेड हमेशा डिसीज पार्टनर के डेबिट साइड पर अकाउंट में पोस्ट होगा, ना कि डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो भी कैश पे किया जाता है डिसीज पार्टनर को, वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ही डेबिट साइड पर पोस्ट होगा, क्योंकि मरने के बाद आप उसके जेब में तो पैसे डालोगे नहीं, जो पार्टनर मर गया, मरने के बाद उसका पैसा उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। इस बारीक बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह जब आप डेथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आप किसी पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर निकालते हो, तो ये तो सब बच्चे जानते हैं कि वो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में लिखना है, पर उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाना है, ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो इस बात को भी आपको बड़े इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। फिर देखो बच्चों, डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का पॉइंट होता है वो तब होता है जब आप इस रियलाइजेशन एक्सपेंस के अंग्रेजी के शब्दों को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो कई बार इस पर हमने चर्चा कर रखी है, लेकिन फिर से मैंने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट की लिस्ट में डाला, क्योंकि पार्टनर बॉर्न कर रहा है तो उसका एक अलग मीनिंग होगा, पार्टनर पे कर रहा है तो उसका एक अलग मीनिंग होगा। कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें हम नो इफेक्ट या नो एंट्री करते हैं, तो वो आपको लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। यानी कि मेरा पॉइंट ये है कि जब आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को डील करें तो दो शब्दों को ध्यान से पढ़ें, बॉर्न बाय और पेड बाय को, इसका ध्यान रखना है। देन जब आप डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को अगर डील करते हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी लाइबिलिटी होती है हम उतना ही सिर्फ रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करते हैं, बचे हुए को पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर कैसे WCR को डील करना है। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों जो अलग अलग चैप्टर में आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद देखो कंपनी अकाउंट्स, जब आप शेयर्स का चैप्टर सॉल्व करते हो उसका क्वेश्चन, तो कई बार क्वेश्चन में किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में लिखा होगा शेयर अप्लाइड, और कई बार लिखा होगा शेयर अलॉटेड। तो आपको बड़े ध्यान से ये शब्द पढ़ने पड़ेंगे कि शेयर्स अप्लाइड दे रखे हैं या अलॉटेड, क्योंकि हमें अगर अलॉटेड दे रखे हैं तो अप्लाइड निकालने पड़ते हैं, या अप्लाइड दे रखे हैं तो अलॉटेड निकालने पड़ते हैं। तो आपको इस पर भी फोकस करना पड़ेगा।
इसी तरह जब हम रीइशू करते हैं फोरफिटेड शेयर्स को, तो उसके अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है, कई बार वो हमें पेड अप वैल्यू नहीं बताता रीइशू के टाइम पे, तो हमें ऑलरेडी जो कॉल्ड अप वैल्यू होती है फोरफिटेड शेयर्स की उसे ले लेना चाहिए, ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। देन जब हम शेयर्स को फोरफीट करते हैं, तो ये तो खैर सबको पता ही है कि जब रीइशू करा जाता है फोरफीचर के बाद, तो हमारे पास जो एक्सेस, अगर हम ज़्यादा दामों पर रीइशू करते हैं तो उस एक्सेस को हम क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में। अब यहाँ पर मैंने रिजर्व को ब्लॉक बनाकर काटा है फिर से ये बताने के लिए कि अब सिक्योरिटी प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखना है, उसके आगे से रिजर्व वर्ड हटा दिया गया है। और अगर डिस्काउंट पर इशू होता है तो आप जानते हैं शेयर फोरफीचर को डेबिट करना है। फिर देखो शेयर्स में ही दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, एक तो आपको पता ही होगी, कई बार बोल रखी है, जब भी हम शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे जर्नल एंट्री में करें चाहे बैलेंस शीट में करें, तो शेयर कैपिटल का मतलब है हमेशा फेस वैल्यू। कोई भी प्रीमियम दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, शेयर कैपिटल मीन्स फेस वैल्यू। और दूसरी चीज़, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपको ये पता है कि सेबी के नियम के तहत जो भी कंपनी इशू करती है शेयर, उसका 90% मिनिमम सब्सक्राइब होना चाहिए, और किसी क्वेश्चन में मान लो एग्जामिनर ने ही या क्वेश्चन ने ही 90% से भी कम की एप्लीकेशंस दे रखी हैं, तो अब ऐसा भी नहीं है कि आप क्वेश्चन छोड़कर आ जाओ, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना, पर अपना नोट भी मेंशन कर देना कि इस क्वेश्चन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 90% की वो पूरी नहीं हो रही है। ये छोटी बात इंप्रेशन डालने में भी हेल्प करती है, और कई बार इस बात के नंबर भी होते हैं कि क्या बच्चे ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि नहीं करा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो एक सबसे बड़ा पॉइंट रेशियो एनालिसिस के अंदर, एक ही गलती का मिस्टेक पॉइंट है, बाकी सब तो मैं मान के चलता हूँ कि आप कर लोगे अच्छे से। कई बार कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज में दे रखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक इज 2 times मोर, ये मोर वर्ड दे रखा होगा या लेस वर्ड दे रखा होगा, बच्चे इस मोर या लेस वर्ड को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है 2 times का मतलब है कि अगर मेरी क्लोजिंग स्टॉक x है तो ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली वो 2x ले लेते हैं, वो सीधा 2 times कर देते हैं, जबकि वो गलत है। 2 times मोर का मतलब हो गया कि अगर आप किसी पर्टिकुलर आइटम को x लेट कर रहे हो, मतलब ओपनिंग स्टॉक को अगर x ले रहे हो और क्लोजिंग स्टॉक 2 times मोर है, तो इसका मतलब होगा x + 2x यानी कि 3x। ध्यान रखना बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट बात है रेशियो के अंदर। आई होप आपने क्वेश्चन में ये चीज़ देखी होगी, पर इसमें बहुत बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं बच्चों जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, यानी कि वो बारीक बातें जो कई बार बच्चे इग्नोर करते हैं और उस वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पस था कि आप इन छोटी छोटी बातों को प्लीज़ अपने पास कंपाइल करके रखना, ताकि लास्ट मोमेंट पर भी एक बार रीड कर लोगे तो आपको रिकॉल्ड रहेंगी ये जो बातें मैंने आपको बताई। बाकी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसी और कौन सी मिस्टेक्स या और कौन सी बातें हैं जो आपने आइडेंटिफाई करी हो पढ़ते समय। बाकी कोई भी और प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको अवश्य गाइड करूँगा। बाकी ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी करते रहो, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से जमकर पढ़ाई करनी है, और कल मिलूँगा आपसे आपकी क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।